तो आपका स्वागत है अपने खूबसूरत चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं, चाहे वो मैथ का वीडियो हो, चाहे जो है मिक्स जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो। अच्छे से अच्छे हम कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जो जीके जीएस मिक्स सीरीज चल रही थी, तो आज उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि अपने तरीके से तो हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रखे हैं, पॉइंट रखे हैं, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि जो पेट एग्ज़ाम आने वाला है उसके दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा, क्योंकि हमने उन्हीं पॉइंट को रखा गया है। यानी कि जो पेट के क्वेश्चन, जो पेट के पेपर जो हुआ था, तो जो उसमें आपका क्वेश्चन थे, तो उन्हीं के अनुसार हमने रखने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या है, बहुत ही पूछाता है कि इसका क्रम क्या है। तो आपको बता दें कि पहले आपका पुर्तगाली आया, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, और डेन आए थे, और फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, इसका क्रम बहुत पूछते हैं। तो इसकी अगर ट्रिक की अगर हम बात करते हैं कि इसकी ट्रिक कौन सी होती है, तो आपका पीडीए अगर यहाँ तक भी आपने याद कर लिया, पीडीए मतलब जो पीडीएफ आपकी होती है उससे अगर याद कर लेते हैं आप, यहाँ तक भी याद कर लिया, तो आपको जो वो क्रम दिया रहेगा तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी आपका ये क्या होगा, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, और अंग्रेज हो गए। ठीक है, तो इससे जो है अगर यहाँ तक आपको भी याद हो गया तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था। ठीक है, तो आप तो ये तो जान गए कि पहले पुर्तगाली आए थे, और एक बार और बता दें आपको, आश्चर्यचकित होगी जान के कि पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन सबसे बाद में गए कौन थे, बाद में भी गए थे पुर्तगाली। ये जान लीजिए कि पहले पुर्तगाली तो आए थे, लेकिन बाद में भी गए थे। तो अगर बात ये करें कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। क्या था, वास्को डी गामा जी थे। और कब आए थे, तो 1498। आपको बता दें कि ये निकले थे तो भारत की खोज के लिए। ये निकले थे कहाँ की, नहीं सॉरी, ये जो है भारत में आने वाला प्रथम जो है पुर्तगाल था, जो कि भारत की खोज की थी। किसकी खोज की थी, भारत की खोज की थी, जो कि 1498 में। अब बात करते हैं कुछ कोलंबस के बारे में, कि जो को अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी में किसने की, कोलंबस ने की। आपको बता दें, जानकर हैरानी होगी कि कोलंबस ने खोज करने के लिए निकले थे किसकी, भारत की। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो उनका द्वीप था वो बदल गया, और जो है ये खोज कर दिया किसकी, अमेरिका की खोज कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि कोलंबस भारत की खोज करते हैं, लेकिन भारत की खोज नहीं करते हैं, वो करते हैं आपकी अमेरिका की खोज। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई थी, आपको बता दें कि 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और अगर देखा जाए कि फर्स्ट जो कंपनी अंग्रेजों ने की थी, तो वो आपकी थी सूरत में। कहाँ पर की थी, सूरत में। तो अगर उस टाइम देख लिया जाए कि बादशाह कौन थे, तो आपके अकबर जी थे। कौन थे, अकबर थे। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि बहुत क्वेश्चन पूछा था कि फूटो, डालो और राज करो, ये नीति किसकी थी। ये नीति बहुत ही सटीक नीति थी, जिसको बता दें कि किसकी नीति थी, कर्जन की नीति थी, कि फूट डालो और राज करो। यानी सभी के बीच में फूट डालो, लड़ाई लगवाओ और उसके ऊपर राज करो। ठीक है, बहुत ही तगड़ी रणनीति थी ये। अब अगर बात करें कि आगरे का लाल किला किसने बनवाया था, तो आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किसने किया था, तो रजमनामा ने किया था फारसी अनुवाद। और किसके दरबारी थे, तो अब बता दें आपको कि अकबर के दरबार में थे। कहाँ, किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में थे। अब दोस्त बता दें कुछ युद्ध के बारे में, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का युद्ध जो है आपका 1526 में हुआ। किसके बीच हुआ, तो बाबर के बीच में हुआ और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। लेकिन यहाँ पे जीता किसने, तो जीता जो है आप बाबर ने। ठीक है, यहाँ पे बाबर की विजय हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर की युद्ध हुई। ठीक है, अगर वही हम सेकंड की बात करते हैं कि पानीपत का सेकंड युद्ध कहाँ हुआ और कब हुआ, तो बता दें आपको 1556 में हुआ। और किसके बीच में हुआ, तो हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ। अच्छा, किसमें कौन जीता, तो आपको बता दें कि जो है इसमें जो है बैरम खां ने जीता। किसने जीता, बैरम खां ने जीता। अब वही बात करें कि पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ,
तो पानीपत का थर्ड युद्ध बता दें आपको कि 1761, यानी कि याद करने की ट्रिक आपको बता दें तो 1526, 56 और 61, यानी हर एक डिजिट आखिरी डिजिट में 6 आता है, ठीक है। यानी 26, 56 और 61, यहाँ पे 1526 है, इसमें 1556 है और इसमें क्या है 1761। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इमेजिन कर लीजिए आप, अगर आप याद करना चाहते हैं तो सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप याद करना नहीं चाहते हैं तो केवल ट्रिक ढूंढिए, ट्रिक से कुछ नहीं होता है, बस एक आपको उस टाइम याद हो जाएगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे जब ट्रिक भूल जाएंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बहुत ही सीरियल से और बहुत ही नॉर्मल से याद करिए, ताकि वो ज़िंदगी भर आपको याद रहे। वही चलिए बात कर रहे थे हम पानीपत के थर्ड युद्ध के बारे में। तो ये आपका 1761 में हुआ और किसके बीच में हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठे के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो इसमें विजय हुई तो हमको लगता है कि शाह अहमद की अब्दाली की। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो पानीपत का थर्ड युद्ध था तो ये जो है इसमें जो है कौन जीता, अहमद शाह अब्दाली ने जीता कि मराठा ने जीता, ठीक है। हमको लगता है कि अहमद शाह अब्दाली ने जीता, ठीक है। तो अब अगर अच्छा तालीकट का युद्ध की बात करें, तालीकट का युद्ध, ठीक है। तो ये जो है आपका 23 जनवरी 1565 में हुआ। कब हुआ, 23 जनवरी 1565 में। और ये जो है विजयनगर का पतन हुआ था, तब जो है तालीकट का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन थे। बहुत ही पूछा जाता है कि जो अंग्रेजी शिक्षा का जनक थे वो आपके थे बेंटिंग। जो अंग्रेजी शिक्षा आज हमारे भारत देश को बर्बाद कर रही है, क्यों बर्बाद कर रही है, क्योंकि मेरी अगर बात करें मातृभाषा, तो अपनी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम सब लोग इंग्लिश को लेकर बहुत ही व्याकुल हैं कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो नहीं, अपनी मातृभाषा होती है। तो अगर इसको नाश करने की अगर वो हम बात करें तो ये अंग्रेजी शिक्षा के जनक जो बेंटिंग ने हमारे देश में जो है क्या की, नींव डाली इंग्लिश की, ठीक है, नींव डाली बेंटिंग ने। लेकिन अगर बात करें प्रचार प्रसार किसने किया, तो प्रचार प्रसार इंग्लिश को जो है मैकाले ने किया, ठीक है। मैकाले ने, आपको बता दें कि जब इन सब लोगों का राज था तो मैकाले के अंदर यह सिस्टम, यह नीति थी कि जो भारत देश के वासी थे, यानी कि जिसको इंग्लिश आती थी, तो केवल उन्हीं को अधिकारी के पद पर रखते थे, बाकी सभी को ऐसे ही रखते थे। देखो कितना मतलब इन्होंने अपना इंग्लिश फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का कितना जाल फैलाया। लेकिन कुछ लोग हमारे भारत के हैं जो है व्यक्ति हैं, उनको क्या बताते हैं, वो अंग्रेज़ ही बनना चाहते हैं। लेकिन भारत में रह के अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, ताकि जो है अपनी मातृभाषा कहीं पर भी अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हम लोगों को अपनी अंग्रेजी, अपनी हिंदी भाषा जो है नहीं भूलनी चाहिए, हमेशा अपने हिंदी को याद करना चाहिए। तो आपको बता दें कि अंग्रेजी शिक्षा के जनक तो आपको बेंटिंग थे, लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षा के अग्रदूत थे, यानी अंग्रेजी को फैलाना, प्रचार प्रसार जो किया था, वो आपके मैकाले जी थे, ठीक है। आपको बता दें कि बंगाल गजट कब आए, तो बंगाल गजट किसने पेश किया, तो आपका जेम्स हिक्की ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया, तो जेम्स हिक्की ने प्रस्तुत किया। अच्छा, सेंडर आयोग कब आया, तो सेंडर आयोग आपको बता दें कि 1917 में आया। कब आया, 1917 में आया। अच्छा, हंटर कमीशन आयोग कब आया, तो हंटर कमीशन आयोग आपका जो है 1882 में आया, और किस शिक्षा पे थी, तो प्राथमिक शिक्षा पे थी, ठीक है। हंटर कमीशन आयोग, इसमें बहुत सारे कमीशन थे, जैसे आपको बता दें डिस्पैच जो कि आपका शायद 1854 में आया था, ठीक है। और आपका ये आ गया हंटर कमीशन जो 1882, और ये सब जो है जैसे एक ऑपरेशन फ्लड है, तो आपको बता दें कि शायद ये 1970 में आया है। तो ये सब जो है क्या किसके मतलब उससे संबंधित थे, तो आपको ये शिक्षा के बारे में संबंधित था। आपको जो ऑपरेशन फ्लड चल रहा था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो बात कर रहे थे हम उसके बारे में, तो वो क्या कर रहा है, वो उसकी काम क्या था कि जो यानी जो आपका प्राथमिक विद्यालय थे तो पढ़ने का जो स्रोत नहीं था, तो ये योजना इसलिए चलाई गई थी कि ताकि जो है जो पढ़ने का स्रोत नहीं था तो इसी के माध्यम से जो है वो स्रोत ला सके, ठीक है। तो हंटर कमीशन 1882 में प्राथमिक शिक्षा के लिए ये कमीशन आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ युद्ध हैं, जैसे कि बहुत आपको दोस्तों बता दें कि पिछली बार जो आपका पेट हुआ था तो उसमें पूछा गया था, ये जो आपके 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हैं, ये बता दें दोस्त अच्छे जैसे यूपी पीसीएस के एग्जामों में ये कहीं ना कहीं 1 नंबर में पूछा जाता है। और हम आपको क्या बताते हैं कि कौन कौन से एग्जामों में पूछा जाता है। पिछली बार पेट के एग्जामों में भी पूछा गया था कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था।
तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि ताकि हम जो है क्या करें दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर हम जो है इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं कि ताकि पेट में इस बार अगर हम बात करें तो 4 साल हो गए सरकार ने तो कोई नौकरी निकाली ही नहीं। तो इस बार 23-24 में भर के नौकरियां आएंगी। तो अगर जिसका जो है पेट में नंबर ज़्यादा आएंगे तो उसी को ही मौका मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप सब लोग बहुत ही मेहनत करिए ताकि जो है अच्छे से अच्छे नंबर गेन करिए, ठीक है। तो उसी को हम ध्यान रखते हुए हम सब लोग बहुत ही कम समय में अच्छा कंटेंट लाते हैं। चलिए बात करते हैं कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ। तो 1746 से 1748 में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। और द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 49 से आपको 54, ज़्यादा गैप नहीं है, 46-4 48 और एक 49, ज़्यादा गैप नहीं, बस थोड़ा डिजिट बढ़ाते जाइए और ये पढ़ते जाइए। यानी पहला 46 से 48 तक चला, दूसरा आपका 49 से आपका 54 तक चला, ठीक है। तीसरा जो है आंग्ल कर्नाटक युद्ध है तो वो जो है 58 से 63 तक चला। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों जो है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है युद्ध, तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे खत्म होते हुए अब बात करते हैं कुछ ऐसे युद्ध के बारे में जैसे कि वंडीवास का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वंडीवास का युद्ध। ये जो है आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों बता दें कि नगद वेतन प्रणाली किसने की, यानी कि जो आपका मजदूर थे तो उनको जो है नगद वेतन देने के लिए किसने जो है आपके प्रणाली की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। इन्होंने क्या किया, नगद वेतन प्रणाली स्टार्ट किया। पहले तो आपको बता दें कि पहले जो था जब मजदूर थे तो जब काम करते थे तो उसमें क्या था कि काम के बदले अनाज, क्या था, काम के बदले कपड़ा या काम के बदले अनाज दिया जाता था। लेकिन जब से अलाउद्दीन खिलजी का जो है कार्यकाल आया तो उन्होंने क्या किया कि नगद वेतन प्रणाली की, यानी जिसको आपका काम किसे आपने काम किया तो उसके बदले में अगर वस्तु लेना चाहे तो वस्तु ले लीजिए, नहीं तो आपका नगद वेतन प्रणाली मतलब नगद वेतन ले लीजिए, ठीक है। तो किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने भू राजस्व दर उपज का आधा किसने कहा, किसने कहा, पता है किसने कहा था कि भू राजस्व दर उपज का आधा किसने कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसलिए कहा क्योंकि भाई पहले के जो अंग्रेज़ जो शासन था तो उन्होंने क्या करते थे कि जो जैसे हमने फसल बोया, ठीक है, तो उसका आधा वो अपने कर के हिसाब से ले लेते थे, तो इसलिए जो है बहुत दिक्कत होती थी। तो इसने कहा कि भू राजस्व द्वारा उपज का आधा किसने कहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ठीक है। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया बदलना, ये का अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी। यानी घोड़ा दागने की जो प्रथा हुई और हुलिया सैनिकों का हुलिया बदलना, जैसे कि मान लीजिए सपोर्ट करिए कि रंजीत और मंजीत का युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो अगर रंजीत ने हुलिया नहीं बदला तो मंजीत को कैसे पता चलेगा, यानी रंजीत को कैसे पता चलेगा कि ये जो है हमारे सैनिक हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो है अपने सैनिकों को अपने हिसाब से क्या हुलिया बदलने का वो रिवाज रख दिया, ठीक है। तो घोड़ा दागने की और हुलिया बदलने का जो है रिवाज अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। न्याय का जंजीर किसे कहते हैं, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, न्याय का जहांगीर लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिए कि न्याय का जंजीर किसको कहते हैं, तो न्याय को जंजीर क्या कहते हैं, जहांगीर को। मतलब ये न्याय के प्रति बहुत ही वो थे, कट्टर थे, ठीक है, इसलिए जो है न्याय का जंजीर कहते थे इसको। अच्छा, गुरु लिपि शुरू कब हुई, यहाँ पे जैसे सिख हैं और आपका ईसाई हैं, ये सब के बारे में आप बात करेंगे हम कि गुरु लिपि शुरू कब हुई। तो गुरु लिपि आपका शुरू किसने की, तो गुरु अंगद ने की। जो गुरु लिपि थी तो किसने शुरू की, तो गुरु अंगद ने की। अच्छा, सिखों के पहले गुरु कौन थे, सिख के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक। और सिख के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिख के फर्स्ट गुरु कौन थे, गुरु नानक जी थे, और सिख के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद जी थे, ठीक। अब बात करते हैं दोस्त कुछ वंश के बारे में। फिर से दोस्तों वही बात करते हैं कि पेट में पिछली बार में इसमें 1 नंबर का पूछा गया था। देखो हमने उन्हीं पॉइंट को रखा है ताकि जो है आपको पेट में अच्छे से अच्छे पॉइंट करें। एक वीडियो में आपको बताते हैं कम से कम पेट में 2 या 3 नंबर से बिल्कुल फंसेगा, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जो आंग्ल कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसमें 1 नंबर का आया था, और प्लस जो वंश होते उसमें भी आया था पिछली बार, हमको याद नहीं है लेकिन इसी में से कोई ना कोई पूछा गया था कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयलाल जी थे, ठीक। राष्ट्रकूट वंश कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। गुप्त वंश के तो श्रीगुप्त। शुंग वंश के पुष्पमित्र। आपको बताते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका गुप्त वंश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चोल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, शुंग वंश बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जो है अर्रक वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि देखो हमने 6 या 5 लाए हैं, लेकिन जिनमें से 4 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि आपके पेपर में मिल ही जाएगा चाहे जो पेपर हो। अगर उसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी अगर मिक्स आता है तो कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री में बहुत मदद करेगा ये। तो आर्यक वंश जो है आपका बिंबिसार में जो है बिंबिसार संस्थापक है। अच्छा, पल्लव वंश के तो आपका श्री विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वंश यहाँ पे हम खत्म करते हुए अब बात करेंगे फिर से कुछ युद्ध के बारे में, कि पिछले उसमें कुछ रह गए थे, लेकिन हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो छूट गए थे, तो उसको हमने फिर यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि कहीं पर आपको जाना ना पड़े। यानी इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज़ को देखने के बाद फिर आपको कहीं पर हिस्ट्री और ये सब जियोग्राफी सब क्योंकि मिक्स कराते हैं ना वीडियो हम, तो ये कहीं आपको जाना पड़े। इसी यहीं से जो है जो 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर अगर पूछना चाहते हैं पेट वाले भाई, तो वो सब इसी में मिल जाए। अगर खानवा का युद्ध की बात करते हैं तो 17 मार्च 1527 में कब हुआ था खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 में किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। लेकिन जीता किसने? तो बाबर ने। चंदेरी का युद्ध दोस्तों, एक और बात आपको बता दें कि अगर कहीं पर किसी भी युद्ध में अगर कहीं पर बाबर हैं, कहाँ क्या है? बाबर कहीं पर हैं, अगर वो पूछ रहा है कि किसने जीता, तो आपको बता दें कि कम से कम 80% आपको हम गारंटी देते हैं कि वहाँ पर बाबर ही सही होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कहीं सिस्टम आता है तो आप बाबर पर ही टिक करिए बिना सोचे समझे, क्योंकि बाबर एक बहुत तगड़ा सम्राट था। ठीक है, अगर यहाँ पे चंदेरी का युद्ध के बारे में बात करें तो ये आपका 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में। किसके बीच में भाई हुआ था? तो ये मुगलों और राजपूतों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मुगलों और राजपूतों के बीच में। अच्छा, किसने जीता था? तो आपको बता दें मुगल ने जीता था। किसने? भाई मुगल ने जीता था, क्योंकि मुगल के पास सेना अधिक थी। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1529 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ। देखो हमको पता तो नहीं इसमें, ठीक है, आप दोस्त आप कमेंट करिएगा कि जो घाघरा का युद्ध था उसमें किसने जीता, लेकिन यहाँ पे हम बाबर जो है बाबर को टिक करते हैं, यानी बाबर ने ही जीता होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में हुआ, एक्ट आया था। और किसके समय? लिटन के समय। आपको हम चाहें तो यहाँ पे आंसर बता दें कि घाघरा का युद्ध जो है किसने जीता था, लेकिन कहने का मतलब है आप सब लोग ऐसे तो बैठे होंगे केवल कथा की तरह सुनते होंगे, तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल का अच्छे से यूज़ करिए और कुछ सर्च करिए। ठीक है, ताकि आपका दिमाग भी खुल जाए। और आपको अब बता दें, जो क्वेश्चन आप सर्च करेंगे तो वो आपको 100% याद रहेगा। चाहे इसमें से कोई क्वेश्चन आपको ना याद रहे, लेकिन जो क्वेश्चन आप सर्च करके देखेंगे, इसको जो है देखेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रहेगा, क्योंकि जो है आपका माइंड उसी क्वेश्चन पे जो है गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच बोल देता हूँ कि ये जो है कौन है, किसका है और कब हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो है अपने हिसाब से हम जो है बता देते हैं। चलिए अब कुछ वाद यंत्र के बारे में फिर से वही पॉइंट हमने बोला है कि उन्हीं पॉइंट को रखा है ताकि जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब हम क्या सोचें कि यहाँ पे वाद यंत्र रख दें, ताकि बहुत ही पूछाते हैं। जैसे कि संतूर वादक, जो कि भजन सोपारी जी ने जो संतूर वादक थे। ठीक है, ये लेकिन भाई इनका बहुत दुखद बात है, इनका निधन हो गया। अच्छा, तबला वादक में कौन कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे, लतीफ़ खान थे और अल्लाह रखा खां थे। आपको बताते हैं कि तबला वादक, आपको ट्रिक याद करने की तरीका बता दें। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा अपने दिमाग में रखिए कि ताकि जो जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव के पास मुस्लिम बहुत रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि रहते हैं, आप उनको याद कर लीजिए कि फलाने चच्चा यानी जाकिर हुसैन चच्चा हमसे बहुत मित्रता रखते हैं, लतीफ़ चच्चा हमारा मान लीजिए खेत लिए हैं, और वो अल्लाह रखा खां वो हमारे दोस्त हैं। ऐसे याद रख लीजिए, आपको हमेशा के लिए जो है याद रहेगा। ठीक है, बांसुरी वादक कौन कौन थे? तो बांसुरी वादक किशन महाराज, यानी बात समझ लीजिए वो किशन महाराज सॉरी पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, ये थे दो जो है ये थे बांसुरी वादक। कौन कौन थे? पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया। अच्छा, तो आपको बता दें जैसे बांसुरी वादक है, तो आप ध्यान कर लीजिए कि बांसुरी वादक जो हमारे चौरसिया दोस्त थे जो पान लगा रहे थे, ठीक है, चौरसिया भाई हरि प्रसाद चौरसिया वही बांसुरी वादक हैं। तो इस टाइप के जो है अपने माइंड में रख लीजिए पॉइंट कि हरि प्रसाद जी के यहाँ पान खाने जाना है तो बांसुरी बहुत अच्छा बजा देते हैं।
तो इसी टाइप लिख लीजिए। शहनाई से कौन बताते थे? तो बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन। दोस्तों बता दें, शहनाई से आपको ट्रिक ये याद करना है। समझ लीजिए, मान लीजिए कि जो शहनाई, मान लीजिए मेरे दोस्त की शादी हुई थी बगल में, तो उसमें क्या हुए थे कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था, खाने का भी और शहनाई वहनाई बाकायदा वगैरह वगैरह। तो जो शहनाई वादक थे हमारे दोस्त के उसमें, तो बिस्मिल्लाह खां थे और अली अहमद हुसैन। आपको बता दें क्या शहनाई बजा रहे थे, बहुत ही अच्छा बजा रहे थे। तो इस टाइप जो है याद कर लीजिए। सितार वादक क्या था? पंडित शंकर विलायत खां। इन्होंने क्या किया? सितार बहुत बजा रहे थे। अच्छा, सरोद क्या है? तो सरोद जो है अहमजद अली खां और अली अकबर खां जो है सरोद वादक थे। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि कहाँ पर आपका किला कहाँ पड़ता है और मकबरा कहाँ पड़ता है। कुछ पॉइंट हम लेके आए हैं जो बहुत ही कुछ आता है, कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आप देख लीजिए बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ही कम समय में ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं कि मेहरगढ़ का किला, मेहरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? तो आपका जोधपुर में, जो कि आपका राजस्थान में है। ठीक है। हवा महल भी पड़ता है वहीं पर जयपुर में, और जयपुर कहाँ पड़ता है? तो अपना वहीं करीब है राजस्थान। तो जोधपुर और जयपुर ये आपका राजस्थान पड़ता है। मेहरगढ़ किला जोधपुर में है और जयपुर का किला आपका ये। अच्छा, एक दोस्तों आपको बता दें कि जयपुर को क्या कहते हैं। एक बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है कि जयपुर को क्या कहते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं, जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है कि जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली। और किस बाग में है? तो 4 बाग शैली में निर्मित है। जो हुमायूं का मकबरा है ये आपका 4 बाग शैली में निर्मित है, और ये कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में पड़ता है। अच्छा, इमामबाड़ा ये बस आपका पड़ोसी जो बगल में है लखनऊ, इसी यहाँ पर जो है इमामबाड़ा पड़ता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, आपको बता दें कि जो बीबी का मकबरा है इसको क्या कहते हैं? इसको भैया जी कहते हैं ताजमहल। ताजमहल की भद्दी नकल। क्या कहते हैं? भद्दी नकल कहते हैं, क्योंकि जो आपका ये बीबी का मकबरा है तो ये बिल्कुल ताजमहल जैसा बना है, इसलिए इसको कहते हैं ताजमहल का भद्दी नकल। ठीक है। और कुछ उसमें कोई वो नहीं है, कोई कला नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि मान लीजिए ये बीबी का मकबरा जो है वो ताजमहल जैसा बना है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं। अच्छा, बेलूर मठ कहाँ पर पड़ता है? तो कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पर? कोलकाता में पड़ता है। और किसने बनाया था? तो अपने बता दें, अपने स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद बनाए थे, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही महान है। इन्होंने ये स्वामी विवेकानंद को बता दें, ये एक ऐसा महारथी है जो कि शिकागो में, क्या बता, शिकागो में एक बता दें आपको सम्मेलन हुआ था, तो इन्होंने अंग्रेजी की माँ बहन एक कर दी। ठीक है। इन्होंने वहाँ पे बहुत लोग बैठे थे, माँ अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे कि गुड मॉर्निंग और ये दुनिया भर के पता नहीं क्या होता है, ये सब बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने हिंदी में जाके वहाँ पे ऐसा झंडा फहरा दिया कि लोग आज भी गुनगाते हैं कि अपने स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। तो ये एक ऐसा महारथी था जो बहुत ही जो है दूसरे उसमें जाके जो है हिंदी का जो है क्या झंडा फहरा दिया अपने देश का। ठीक है। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। अगर आपको गेटवे इंडिया देखने जाना है, सीधे मुंबई चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, इंडिया गेट कहाँ अगर देखने बहुत मन कहता है कि इंडिया गेट जाएँ, सीधे चले जाइए दिल्ली, वहाँ पे देख लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो आपकी कोलकाता में हुई। कहाँ पर? कोलकाता में। अच्छा, कुछ झील के बारे में देखते हैं कि ककरिया झील कहाँ पड़ती है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो आपको बता दें बहुत ही अच्छा शहर है गुजरात, वहाँ पे जो है आपका ककरिया वो झील पड़ती है। पिछोला झील कहाँ पड़ती है? तो उदयपुर। अच्छा, उदयपुर का यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। उदयपुर कहाँ पड़ता है? आपको दोस्तों राजस्थान। कहाँ पड़ता है? उदयपुर, राजस्थान। और झीलों की नगरी भी कहते हैं। वाह, क्या बात है। पिछोला झील तो उदयपुर में पड़ता है, जो कि राजस्थान पड़ता है, इसको झीलों की नगरी कहते हैं। आपको बता दें कि झीलों की नगरी जो है ये झीलों की नगरी है। ठीक है। अच्छा, झीलों का शहर, यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं आपको, बहुत ही एक क्वेश्चन है का, आप सभी को फिर से क्वेश्चन कि झीलों का शहर किसे कहते हैं? झीलों का शहर। ठीक है, झीलों का शहर किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों हम ही बता देते हैं, आप सब लोग को कष्ट ना दे। तो झीलों का शहर कहते हैं फिनलैंड को। किसे कहते हैं? फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को। ठीक। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली में है। ठीक है।
एलोरा अजंता की गुफाएं आपका औरंगाबाद में है, ठीक है। औरंगाबाद से कहाँ पड़ता है बता दें आपको, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र पड़ता है। एलिफेंट गुफाएं कहाँ पड़ता है, एलिफेंटा गुफाएं, तो आपका गुफाएं महाराष्ट्र में भी पड़ता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पड़ता है, तो ये अजमेर में पड़ता है। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना।